सर स्टूडेंट्स, अब हेलोजन डेरिवेटिव्स के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लास्ट लेक्चर का जो होमवर्क दिया था उसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें प्रैक्टिस की होगी। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैं आपको दे रहा हूँ साइनाइड का चार्ट 5 बार लिखने के लिए। तो आई होप सो आपने लिखा होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। और वो आगे आने वाला है बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस और बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो उस चार्ट को जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस होमवर्क को करते हैं और इसी के बेसिस पे आज हम बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने लिया था इथाइल क्लोराइड, उसमें मैंने ऐड किया था अल्कोहलिक केसीएन और मैंने इसको कर दिया था हीट। तो जिसकी वजह से मुझे मिल रहा था कि इथाइल साइनाइड, ठीक है। अब आपको तो पता ही है कि अगर हम अल्कोहलिक केसीएन यूज करेंगे या फिर अल्कोहलिक NaCN यूज करेंगे, तो बीइंग एन आयोनिक कंपाउंड, साइनाइड कैन आल्सो अटैक एंड नाइट्रोजन कैन आल्सो अटैक फ्रॉम साइनाइड आयन because it is ambidentate, right? But now here carbon-carbon bond will form because carbon-carbon bond is more stable than carbon-nitrogen bond, correct? और इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर AgCN यूज करता, तो AgCN being a covalent compound, carbon will not be able to make bond because it is not free, it is covalently bonded to silver, right? Therefore the attack will occur from nitrogen and you will get isocyanide. However, I hope so you know all these things. Now we'll just quickly move over the questions. ठीक है, इथाइल साइनाइड जो दिया है इसमें मैंने एक बार वाटर डाल के एसिड डाला है। आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। पर मैंने यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल वाटर यूज किया है। तो आपको पता है कि एक कंपाउंड क्या बनेगा? यस, आपको पता है साइनाइड में अगर हम एक बार पानी डालते हैं तो अमाइड बनता है। तो देखिए अमाइड किस तरह से बन रहा होगा उसको हम चेक करते हैं कि देखिए यहाँ CH3 है वो एज इट इज रहेगा, उसके बाद में जो CH2 है वो भी एज इट इज रहेगा। अब जो CN है उसका अमाइड बना देंगे, तो उसका जो C है उस पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O और उसका जो N है उस पर आ जाएगा NH2। तो यू विल गेट दिस कंपाउंड। तो मुझे पता चला कि मेरा A जो कंपाउंड है वो क्या है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यानी ये है 3 कार्बन यानी प्रोप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है यानी N और अमाइड है इसलिए E हटा दूंगा और लिखूंगा अमाइड। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है वो है प्रोपेनामाइड, ठीक है। तो A कंपाउंड इज प्रोपेनामाइड। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आए। अब मैंने ऐसा भी दिया था कि एक कंपाउंड के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिर से एक और बार पानी डाल देंगे और H+ आयन यानी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो आपको पता है कि अमाइड के अंदर एक और बार एसिड हाइड्रोलिसिस किया। अब एसिड हाइड्रोलिसिस में काम तो वाटर करता है और एसिड सिर्फ एक कैटलिस्ट का काम करता है। तो वाटर जब इससे रिएक्ट करेगा तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वाटर का फॉर्मूला होता है HOH। तो आपको तो पता है ये NH2 एक H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा वाटर में से और अमोनिया बनकर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको साइड प्रोडक्ट में मिलेगा अमोनिया, ठीक है। और ये जो OH है नाउ इट विल रिप्लेस दिस NH2। तो आपका जो B वाला कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 विल बी रिप्लेस्ड बाय OH। तो यू विल गेट दिस कंपाउंड। तो व्हाट इज अवर B कंपाउंड? 3 कार्बन वाला एसिड, 3 कार्बन है इसके लिए प्रो, सिंगल बॉन्डेड है सभी कार्बन के बीच में इसलिए N, और एसिड है इसलिए E हटाएंगे और लिखेंगे OIC एसिड। तो इट इज प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। अब यही तो रिएक्शन मैंने सेकंड वाले में दिया है कि साइनाइड के अंदर हम लोग एक साथ 2 बार पानी ऐड कर, देखिए मैंने 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिखा है कि नहीं। तो अब जब 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे होते हैं, इसी का मतलब एक बार पानी ऐड करने पे अमाइड बनता है और फिर से पानी ऐड करने पे अमोनिया बनता है, जहां पर हर बार पानी ऐड करते वक्त हम कैटलिस्ट को रखेंगे हाइड्रोजन आयन यानी एसिड, ठीक है। तो यही रिएक्शन है बहुत ही अच्छी तरह से। आप ऊपर से देखेंगे तो 2 स्टेप में होता है और यहां से देखेंगे तो 1 स्टेप में होता है। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब ऊपर वाली जो रिएक्शन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस या फिर हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और जो नीचे वाला रिएक्शन इसे हम कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। दैट इज द थिंग। नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड के अंदर हमने ऐड कर दिया 4 नेसेंट हाइड्रोजन। नाउ यू शुड नो दिस 4 नेसेंट हाइड्रोजन comes from ethyl alcohol and sodium. And do you know who has given this reaction? Correct. This is a name reaction. It is given by Mendius. So do remember ये जो reaction मैं आपको बता रहा हूँ वो है Mendius reaction. कौन सा रिएक्शन है? Mendius reaction. तो इसमें देखना बेटा 4 नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो इसमें कैसे रिएक्ट करेगा? ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस 4 नेसेंट हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, 2 इस कार्बन पर जाएगा, 2 इस नाइट्रोजन पर जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा कि C प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? CH3 CH2 C के पास में 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे तो इट बिकम्स CH2, N के पास में 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे तो इट बिकम्स NH2, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर अभी भी एक सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही, ट्रिपल बॉन्ड विल बिकम सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH2 NH2 इस तरह से कंपाउंड बना। तो C कंपाउंड क्या है? 1 2 3 कार्बन है इसके लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए N, ठीक है। E हटाएंगे और क्या लिखेंगे? अमाइन। 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है यहीं से नंबरिंग करेंगे तो 1 ही होगा, इट इज प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। या फिर मैं नंबरिंग लिखूंगा तो भी मुझे कोई रॉन्ग देने वाला नहीं है, प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब
अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, मैंने अगर साइनाइड के अंदर 2 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड किया तो ठीक है, मैंने आपको इस तरह से दिया था कि यहाँ पर बेटा एक कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, उस कॉम्प्लेक्स का हम कर रहे होंगे हाइड्रोलिसिस, यानी एसिड वाला वाटर डालेंगे, तो यहाँ पर जो कंपाउंड है वो मिलेगा डी। ठीक है, तो चलिए डी फाइंड आउट करते हैं। तो जब 2 नेसेंट हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं, 2 नेसेंट हाइड्रोजन कहां से आते हैं? SnCl2 और HCl, है ना, स्टैनिस क्लोराइड और HCl से आते हैं। और डू यू नो हु हैज गिवन दिस रिएक्शन? करेक्ट, दिस इज स्टीफन्स रिएक्शन। ठीक है, कि कौन सा रिएक्शन है बेटा? ये स्टीफन्स रिएक्शन है, तो उम्मीद करता हूं याद होगा। तो देखिए 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो है इसको इसमें बांट दीजिए, एक इस कार्बन पर जाएगा, एक इस नाइट्रोजन पर जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH, करेक्ट है। फिर इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा? NH। बट यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है, तो याद रखिए इसमें आएगा .HCl, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। इसका नाम तो नहीं देना होता है, ठीक है, आप बोल सकते हैं इट इज प्रोपीमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड, बट आई होप सो आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा ये नाम देना, क्योंकि आपको इमाइन सब तक मैंने कभी सिखाया नहीं है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप कॉम्प्लेक्स लिख के आएंगे, आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको तो पता ही है यहाँ से बहुत ही फेमस सॉल्ट यानी NH4Cl निकल जाएगा। कैसे? हाइड्रोलिसिस में हम यूज करते हैं वाटर और एसिड में यूज करते हैं H+ आयंस, करेक्ट है। तो देखिए NH4Cl कैसे निकल जाएगा, ये देखिए इस तरह से वाटर में से NH4Cl निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन बच जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड विल बी लॉस्ट। ठीक है, इस तरह से साइड प्रोडक्ट में मिलेगा यहाँ इसके साथ में। तो यहाँ क्या बन रहा होगा? देखिए CH3 CH2 CH, उसके पास डबल बॉन्ड है और यहाँ से बचा हुआ ऑक्सीजन। तो देखिए इस तरह का कंपाउंड बन रहा है डी। तो डी क्या बन रहा है बेटा? 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड। तो देखिए 3 कार्बन है तो प्रोप लिखूंगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखूंगा, और अल्डिहाइड है तो लिखूंगा अल, ये हटा देंगे और लिखेंगे अल, तो ये बनेगा प्रोपेनल, है ना, अल्डिहाइड बन गया। करेक्ट है कि नहीं? नेक्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है कि साइनाइड के अंदर मैंने डबल एच यूज कर लिया और हाइड्रोलिसिस किया। अब आपको तो पता ही है कि डबल एच का फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये वो रिएजेंट है जो एक ही स्टेप में सीधा साइनाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो कंपाउंड दिख रहा है सीधा उसका अल्डिहाइड बना दो। यहाँ 3 कार्बन वाला कंपाउंड दिख रहा है तो यहाँ भी 3 कार्बन होंगे ही उस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, पर वो कंपाउंड अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। और इसका जो नाइट्रोजन है वो कहाँ गया? तो आप बोलेंगे वो तो अमोनिया बन के उड़ गया। तो ये देखिए डी जो ई कंपाउंड यहाँ पर ढूंढना था हमको, वो भी डी की तरह है। तो डी और ई दोनों सेम कंपाउंड है, बस यहाँ स्टीफन्स रिएक्शन से वो लॉन्ग कट में जा रहा है और डबल एच यूज करने से वो शॉर्टकट में आ रहा है। ठीक है, डबल एच वाले का कोई नेम नहीं है, ठीक है, बट सिर्फ हम लिख देते हैं डबल एच इज टू बी यूज्ड। ठीक है, बट ये जो स्टीफन्स रिएक्शन है उसका नाम है, उसके रिएजेंट्स है, ये सारी चीज आपको याद रखनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लास्ट टाइम होमवर्क दिया था आपको बहुत ही अच्छे से सारे रिएक्शन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम फिर से जरा रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने क्या किया था, अब तक क्या चल रहा था, आगे क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। तो देखिए हमने क्या शुरू किया था इस चैप्टर के अंदर, अब तक आपको इतना तो क्लियर ही होगा कि हम ना मेनली 2 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, 2 टाइप के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एक जिसे हम RX कहते हैं और एक जिसे हम कहते हैं ARX। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? ये होता है एलिफैटिक अल्काइल हैलाइड, या फिर हम लोग सिंपली कह सकते हैं एलिफैटिक हैलाइड्स। और ये जो होता है वो क्या होता है? एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड्स। तो ये 2 कैटेगरी के कंपाउंड्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एलिफैटिक कंपाउंड्स का हम लोग ने पढ़ लिया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एरोमेटिक कंपाउंड्स का हमने पढ़ लिया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, सेकेंडरी पार्ट क्या आता है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इसमें भी क्या आने वाली है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज। और इन्हीं के बीच में हमने कहीं ना कहीं दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हल्का हल्का डिस्कशन किया हुआ है ना? तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट जो आपके दिमाग में क्लियर है। पढ़ना तो इतना ही है कॉन्टेक्स्ट में अपने पास। अब देखिए इसका हम लोग ने एमओपी कंप्लीट कर लिया, इसका भी एमओपी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये 2 तरह का है, 2 नहीं 3 तरह का है। एक जिसे हम कहते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एक जिसने हम कहने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, और तीसरा वाला है रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, और सेम तरह से इसके अंदर भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोग ने क्या किया है? एमओपी इसका कंप्लीट कर लिया, इसका एमओपी कंप्लीट कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो अब हम आगे कैसे स्टडी करने वाले हैं?
अभी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जरा रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा कि अब तक मैंने कितने रिएक्शन सिखाए हैं, कितने नेम रिएक्शंस आए हैं वगैरह वगैरह, और साइनाइड का चार्ट का भी हल्का सा रिवीजन और एग्जांपल्स देख के उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ। देखिए अगर मुझे आज टाइम मिलेगा तो जरूर एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करके खत्म कर दूंगा, वरना देखते हैं टाइम किस तरह से मैनेज होता है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, और फिर मैं आपको मैकेनिज्म सिखाऊंगा एसएन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है वो मैं इसके बाद आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में हम आएंगे एरोमेटिक हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक का जो मैं चार्ट बता रहा हूं आपको, जिस तरह से मैं ये चैप्टर में प्रोसीड कर रहा हूं, ये फंडा आपके दिमाग में एकदम क्लियर है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हम लोग ने एरोमेटिक हैलाइड्स का पढ़ लिया है ऑलरेडी, दैट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन, गैटरमैन्स रिएक्शन, बाल्सकीमन्स रिएक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम लास्ट में पढ़ेंगे इसकी। तो चलिए अभी फिर से मैं आपको जरा रिवीजन दे देता हूं कि एलिफेटिक हैलाइड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने शुरू किया था और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जरा याद करके बताएंगे मुझे कि हमने कितने सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किए थे। तो जरा देखते हैं कितने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने किए। तो देखिए अपना जो अल्काइल हैलाइड था, ठीक है, इनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ रहे हैं अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक्वियस KOH डाल सकते हैं या तो एक्वियस NaOH डाल सकते हैं। याद रखिए एक्वियस दिया है, और या तो फिर आप यूज कर सकते थे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, है ना, Ag ऑक्साइड लिख रहा हूं, Ag यानी सिल्वर। तो क्या बताया था मैंने आपको, इन तीनों में से कोई भी एक यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, RX हट जाएगा और उसके जगह आ जाएगा OH, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो अल्कोहल प्रिपेयर होगा। क्या प्रिपेयर होगा, अल्कोहल प्रिपेयर होगा। ये सबसे पहला मैं आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, और इसी को ना हम प्यार से ऐसा भी कह सकते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्या कह सकते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। जरा बताएंगे मुझे क्यों ऐसा कहा है मैंने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। देखिए अल्कली का मतलब होता है बेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्वियस KOH यूज किया। KOH एक बेस है जो वाटर में डिसॉल्व होता है, इसलिए मैं अल्कली कहूंगा। ठीक है, एक्वियस KOH में से काम कौन करता है, वाटर करता है। ठीक है, इसलिए मैं इसे कहता हूं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। हाँ, इसका मैकेनिज्म अभी हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, बट इसका नाम याद रखिए क्योंकि मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको जरा एसिड हाइड्रोलिसिस का हल्का हल्का डेफिनेशन दिया था, इसलिए यहाँ पे भी मैंने बता दिया कि इसे हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका साइड प्रोडक्ट डिपेंड करता है क्या होगा, KOH यूज किया तो KX होगा, NaOH यूज किया तो NX होगा, AgOH यूज किया यानी सिल्वर ऑक्साइड यूज किया मॉइस्ट इन सिटू रिएक्शन से तो AgX होगा। ठीक है, ये सबसे पहला हम लोग ने एक रिएक्शन कंप्लीट किया। ऑलराइट, चलिए दूसरे नंबर पे हमने क्या सीखा था, दूसरे नंबर पे हमने सीखा था कि इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे RONA। Na प्लस होता है, O नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसे कर देंगे हम हीट। तो यहां पर कंपाउंड क्या बनेगा, ROR। करेक्ट, ये कंपाउंड क्या है बेटा, जी हाँ, इस कंपाउंड का नाम है ईथर। तो ये अपनी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी थी कि हमने ईथर बनाना सीखा था। करेक्ट है, और अगर आपको याद होगा तो इसी को हमने कहा था विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड्स इनटू ईथर बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। उम्मीद करता हूं कि इसका जो ड्रॉबैक है आपको याद होगा कि जो अल्काइल हैलाइड हम यूज कर रहे हैं ये 2 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, ये 3 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 डिग्री। ठीक है, हाँ, बट RONA के अंदर जो R है वो 2 डिग्री 3 डिग्री रहा तो उससे कोई हमको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ऑलराइट, चलिए ओके, नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे अमोनिया, है ना, और अमोनिया हम एक्सेस में लेंगे। करेक्ट है, हम ऐड करेंगे अंडर प्रेशर ऑफ अल्कोहल 373 केल्विन का टेम्परेचर हीट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा बताइए, R तो रहेगा, X हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, NH2 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी रिएक्शन आपको याद होगा कि ये जो रिएक्शन था इसमें प्रोड्यूस होता है 1 डिग्री अमोन। ठीक है, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन था जिसे हमने कहा था हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। क्या कहा था, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। ठीक है, तो इसका भी एक ड्रॉबैक था कि जो अल्काइल हैलाइड है ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 डिग्री होगा तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होकर अल्कीन बन जाएगा। ये जो ड्रॉबैक है हल्का जुल्का इससे मिलता हुआ है विलियमसन सिंथेसिस से, ये मैंने आपको सिखाया। ठीक है,
और तो और एक और ड्रॉबैक था कि जो रिएक्शन है ना वो 1 डिग्री अमाइन पर स्टॉप नहीं होता है, वो कंटिन्यू होते जाता है, आपको मिक्सचर ऑफ अमाइंस देते हैं, जिसकी वजह से ये कंपाउंड प्योरली ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। हाँ, इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया। करेक्ट, उसका रीजन वगैरह सारी चीजें हमने डिस्कस की है, तो उम्मीद करता हूँ आपने जो नोट्स बनाए होंगे इस वक्त आप उसमें से बहुत अच्छी तरह से उसको रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी का थोड़ा ड्रॉबैक जो है, इसको संभालने के लिए हम लोग ने क्या किया था, हमने एक और रिएक्शन सीखा था। करेक्ट है, जिसके अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, थैलिमाइड यूज कर रहे थे। एक्चुअली इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, थैलिमाइड का सॉल्ट ऐड करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, N-K+। और ये जो है वो कहां से आता है, ये कुछ थैलिमाइड से आता है। ठीक है, देखो ये जो थैलिमाइड कंपाउंड है NH, जब इसके अंदर हम ऐड करते हैं एक्वियस KOH। ठीक है, क्या ऐड करते हैं हम, एक्वियस KOH। ठीक है, तब यहां से वाटर निकल जाता है और ये कंपाउंड बनता है। ये कंपाउंड जो है वो इसके साथ रिएक्ट करता है और हमको रिएक्शन में बनाकर देता है RNH2। क्या बनाकर देता है, RNH2, जो कि फिर से क्या बात है, अमाइन ही बात है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों भी रिएक्शन है ये अमोनिया ही बनाने में काम आता है। आई मीन अमोनिया, सॉरी, ये दोनों ही जो रिएक्शन है अमाइन बनाने में ही काम आते हैं। बट फर्क क्या है, यहाँ पर जो है वो इम्प्योर मिलता है और यहाँ पर जो है वो अच्छे क्वालिटी का मिलता है, बेटर मिलता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हमने देखा था इसका नाम क्या था, इसका नाम था गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस। इसका नाम था गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर देखिए मैं इसके अंदर ऐड करता हूं KNO2 या फिर मैं ऐड करता हूं NaNO2। ठीक है, तो मुझे कंपाउंड क्या मिलेगा, R। आप बता सकते हैं KNO2 NaNO2 डायरेक्टली ऐड करेंगे विदाउट एनी सॉल्वेंट या AgNO2 भी नहीं यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो कंपाउंड है वो मिलता है ONO, यानी अल्काइल नाइट्राइट। क्या मिलता है, अल्काइल नाइट्राइट। लेकिन देखिए अगर मैं इसी रिएक्शन के अंदर, ठीक है, अल्काइल हैलाइड के अंदर ही मैं ऐड कर रहा हूं, एक सेकंड थोड़ा एरो बराबर बताता हूं, हाँ करेक्ट, ऑलराइट। अब इसी रिएक्शन के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, मैं KNO2 यूज करूंगा या तो फिर मैं यूज कर सकता हूं NaNO2। ठीक है, बस इस बार मैं सॉल्वेंट यूज करूंगा DMF या फिर DMSO। ठीक है, या फिर इन सब के अलावा मैं क्या यूज कर सकता हूं, और आई कैन यूज AgNO2। ठीक है, मॉइस्ट बोल रहा हूं, सिल्वर नाइट्राइड AgNO2। तो इन सब की मदद से क्या प्रोड्यूस होगा, R। अब बॉन्ड कहां से बनेगा, नाइट्रोजन से बनेगा, NO2। तो दिस इज व्हाट, नाइट्रो अल्केन। सही है, ये ऑलराइट। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है उसके बारे में पढ़ाई की थी। ठीक है, जो कि क्या है, हमने यूज किया था इसके अंदर अल्कोहलिक KCN। ठीक है, या फिर मैं यूज कर सकता हूं अल्कोहलिक NaCN। तो जिसके वजह से कंपाउंड क्या प्रोड्यूस होता है, RCN। ठीक है, साइनाइड प्रोड्यूस होता है, RCN, अल्काइल साइनाइड। ठीक है, और हमने अल्काइल साइनाइड का पूरा चार्ट देखा था। ठीक है, कि अल्काइल साइनाइड से हम क्या बना सकते हैं, अमाइड बना सकते हैं। अल्काइल साइनाइड से हम क्या बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं। अल्काइल साइनाइड से हम क्या बना सकते हैं, अमाइन बना सकते हैं। अल्काइल साइनाइड से हम क्या बना सकते हैं, अल्डिहाइड बना सकते हैं। इनफैक्ट अल्डिहाइड बनाने के दो मेथड थे, एक लॉन्ग कट था, एक शॉर्ट कट था, है ना, करेक्ट है कि नहीं। तो देखिए ये जो है इसे हम कहते थे इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस, इसे हम कहते थे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इसे हम कहते थे मेंडियस रिएक्शन, इसे हम कहते थे स्टीफन्स रिएक्शन, और ये जो है इसमें हम यूज करते थे डीबल एच। क्या यूज करते थे, डीबल एच। तो इस तरह से मैंने साइनाइड का आपको बहुत ही अच्छी तरह से चार्ट भी बताया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपके मन में जो चार्ट है, अब तक क्या पढ़ा है हम लोग ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देख सकते हैं कि आपने हर बार हैलोजन को रिमूव किया है, आपने हर बार हैलोजन को रिमूव किया है, उसकी जगह अलग अलग न्यूक्लियोफाइल को लेके आए हैं। देखिए आप अलग अलग न्यूक्लियोफाइल को हर बार लेके आ रहे हैं। करेक्ट, देखिए आप हैलोजन को रिमूव कर रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल को हर बार लेके आ रहे हैं। क्लियर। अब देखिए ये वाला जो रिएक्शन था सबसे इंपॉर्टेंट क्यों था, साइनाइड वाला जो रिएक्शन मैं बता रहा हूं आपको, करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर देखो कार्बन एटम इंक्रीजेस। ठीक है, कितने कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, 1 कार्बन एटम इंक्रीजेस। डू रिमेंबर इस रिएक्शन में 1 कार्बन एटम इंक्रीज होता है। क्लियर, ऑलराइट। अब एक और रिएक्शन मैंने आपको बताया था, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, बट यहाँ पर अभी मेरे पास थोड़ा जगह का कमी हो गया है,
तो मैं जरा यहाँ ऊपर की तरफ लिखता हूँ कि एक रिएक्शन जो बाकी था अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो क्या है, मैंने कराया है इस चार्ट में, बाकी है देखिए, ठीक है। उस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम यूज करते हैं RCOOAG, ठीक है, यानी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड, और इसको हीट करेंगे तो ऑब्वियसली AgX निकल जाएगा और यहाँ पर कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। देखिए करेक्ट, ये जो है कंपाउंड बनता है और इसका नाम क्या है, एस्टर, चाहे ये कंपाउंड का नाम एस्टर। तो इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से एस्टर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया कि देखिए पूरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने इतने सारे रिएक्शंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, और इन सभी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो ऑब्वियसली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी SN ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो मैकेनिज्म है, एक्चुअली मैंने आपको अब तक मैकेनिज्म सिखाया नहीं है, मैंने आपको सारे रिएक्शन सिखा दिए, सारे एप्लीकेशन सिखा दिए, लेकिन मैंने अब तक आपको उसका मैकेनिज्म सिखाया नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उसका मैकेनिज्म सीखने के लिए हमें जरा स्टीरियोकेमिस्ट्री की मदद चाहिए होगी, ठीक है। इसलिए मुझे आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में सिखानी होगी। तो वो जो चीजें हैं मैं अभी सिखाऊंगा, तो जो चैप्टर है थोड़ा सा अब्रप्ट हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मैं जिस तरह से प्लान कर रहा हूँ, मैं उस पार्ट को भी होल्ड कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस है उनका मैकेनिज्म को होल्ड कर रहा हूँ, और अब आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हम एंड में इस SN को बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे, जब आपको मैं पूरी तरह से नॉलेज दे दूंगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आए हैं। तो चलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़े से आपको एग्जांपल्स दूं, थोड़े से थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस दूं, जिसके अंदर आपका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा कि किस तरह से अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाया जाता है, किस तरह से अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाया जाता है, किस तरह से अमाइन बनाया जाता है, किस तरह से अमाइन बनाया जाता है, किस तरह से साइनाइड बनाया जा सकता है, और साइनाइड बनाने की वजह से एक कार्बन एटम बढ़ जाएगा, और एक कार्बन बढ़ने के बावजूद भी हम उसको अमाइड में, एसिड में, फिर से एक अमाइन में, अल्डिहाइड में और अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा कि ये जो अल्काइल हैलाइड है इसको आप नाइट्रो में या फिर नाइट्राइट में या फिर एस्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको बहुत सारे अभी एग्जांपल्स देने वाला हूं, ताकि ये वाला पार्ट जो है वो एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। और देन इफ टाइम परमिट्स विल स्टार्ट विद अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ दिस केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑलराइट। I hope you will kindly make this chart and stick it anywhere in your house so that you can revise it again and again. जैसे ध्यान दीजिए प्रैक्टिस एग्जांपल्स में, प्रैक्टिस एग्जांपल नंबर 1 पे हमको क्या पूछा गया है कि देखिए कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू इथाइल अमाइन, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और दूसरा भी दिया है कि कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू एन प्रोपाइल अमाइन। तो इस पे बाद में आते पहले ये देखते हैं इथाइल क्लोराइड इनटू इथाइल अमाइन कैसे करना चाहिए। तो देखिए आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड से अमाइन बनाने के लिए दो मेथड हैं, ठीक है। एक था हॉफमैन अमोनोलिसिस और एक था गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस। अब दोनों ही मेथड से 1 डिग्री अमाइन तो बन जाता है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बस हॉफमैन अमोनोलिसिस में ड्रॉबैक्स है, और जो गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस है इसमें इतना ज्यादा ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं दोनों भी मेथड करके बताता हूँ। आप दो में से कोई भी एक कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है, पर मैं आपको दोनों ही करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए हम लोग करते हैं इथाइल क्लोराइड टू इथाइल अमाइन बाय यूजिंग हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 वाला। तो बाय हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, ठीक है। देखिए इथाइल क्लोराइड कैसा दिखता है, CH3 CH2 Cl, ठीक है। चलिए इसके नीचे नाम लिख देते हैं कि ये जो है वो कंपाउंड का नाम है इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम में, IUPAC नेम में इसका नाम है क्लोरोइथेन, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके अंदर मैंने क्या करना है, हॉफमैन अमोनोलिसिस में हम करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया, तो मुझे इसमें अमोनिया ऐड करना होगा, ठीक है। अमोनिया ऐड करने के बाद में मुझे कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कंडीशंस मुझे लगती है अंडर प्रेशर, ठीक है, of alcohol and 373 Kelvin of temperature. Now to control this reaction from going it further to giving you 2 degree 3 degree and quaternary ammonium salts, I have to control this reaction by adding excess of ammonia, ठीक है। तो इसके नीचे मुझे लिखना होगा excess, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स जरूर कट सकते हैं। चलिए अब क्या होगा देख सकते हैं, H और Cl यहाँ से निकल जाएगा, बहुत सिंपल है, और Cl will be nucleophilically substituted by NH2 group। तो यहाँ क्या होगा, CH3 CH2 यहाँ आ जाएगा NH2 और you'll get HCl as a side product, सिंपल। अब ये जो कंपाउंड जनरेट हुआ है यहाँ पर इसका कॉमन नेम है इथाइल अमाइन, और इसका IUPAC नेम है इथेन का, ये हटेगा और अमाइन लिखेंगे। 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 कार्बन में कहीं पे भी नंबरिंग वैसी होगी, तो इट इज इथेन 1 अमाइन या फिर इथेन अमाइन। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू इथेन अमाइन। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम गैब्रियल्स थैलिमाइड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए बाय गैब्रियल्स
थैलिमाइड सिंथेसिस। अच्छा, कैन यू ऑल टेल मी कि गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस जो है बेटा, उसका हिंट क्या है? उसका यही हिंट है कि गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस जो है वो थैलिमाइड से ही शुरू होता है। तो थैलिमाइड ड्रॉ करना चाहिए पहले मुझे कि थैलिमाइड कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखिए, बेंजीन है, C डबल बॉन्डेड टू O, C डबल बॉन्डेड टू O, कनेक्टेड टू NH। ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थैलिमाइड। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर दिस थैलिमाइड इनटू पोटेशियम थैलिमाइड। तो क्या करना चाहिए इसमें बोलिए? एक्वियस KOH ऐड करना चाहिए, जिसके वजह से H2O यहां से निकल जाएगा, यहां से H और इसका OH। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यू विल गेट पोटेशियम थैलिमाइड। देखिए कैसा दिखता है पोटेशियम थैलिमाइड, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर होगा N विच इज नेगेटिवली चार्ज, K विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो दिस कंपाउंड इज नथिंग बट पोटेशियम थैलिमाइड। सिंपल। चलिए अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगा? अपना रिएक्टेंट दैट इज इथाइल क्लोराइड। तो देखिए इथाइल क्लोराइड इज नथिंग बट CH3 CH2 Cl एंड आई हीट इट, है ना। नहीं बीट करते तो भी रिएक्शन अपने आप होता है कि KCl यहां से निकल जाएगा। आई रिमूव KCl। तो दिस इथाइल ग्रुप विल गेट कनेक्टेड टू नाइट्रोजन बाय दिस CH2 बिकॉज यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहीं से ज्वाइन होगा। तो यहां पर देखिए कंपाउंड क्या बनने वाला है? दिस इज बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, करेक्ट। नाइट्रोजन इज नाउ कनेक्टेड टू CH2 एंड CH3। तो व्हाट इज दिस कंपाउंड कॉल्ड? This is potassium thalidomide. So this is nothing but ethyl thalidomide. So let me write here ethyl thalidomide. सही है। चलिए अब लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा? लास्ट स्टेप में हम इसमें ऐड करते हैं 2 टाइम्स ऑफ एक्वियस KOH, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होगा कि इथाइल अमाइन बन के बाहर आ जाएगा और लास्ट में सब कुछ ओके ओके हो ही जाता है। इसलिए मैं ऐसा याद रखता हूँ कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O K बनेगा विच इज K पॉजिटिव O माइनस, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसे हम कहते हैं पोटेशियम थैलिमाइड, सॉरी पोटेशियम थैलेट। इट इज पोटेशियम थैलेट। और जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा, साइड प्रोडक्ट नहीं सॉरी ये साइड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट जो निकलेगा वो क्या है? CH3 CH2 NH2। आई होप यू रिमेंबर दिस रिएक्शन वेरी वेल क्योंकि इस पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी आपकी। ठीक है, तो अगेन ये कंपाउंड क्या जनरेट होगा बोलो? इथाइल अमाइन, या फिर आई कैन से IUPAC में इथेन अमाइन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है कि किस तरह से किया गया है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है बेटा, यहाँ पर ये देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने इथाइल क्लोराइड को इथाइल अमाइन में जब कन्वर्ट किया तो रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल आई मीन 2 कार्बन थे, तो प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन है, करेक्ट ना। रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे तो प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन है। मतलब इस मेथड में ना ही कोई कार्बन एटम बढ़ रहा है और ना ही कोई कार्बन एटम कम हो रहा है। दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू क्या दिया गया है? N प्रोपाइल अमाइन। तो अभी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, करेक्ट है, और आपका जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है दैट इज N प्रोपाइल अमाइन। नाउ कैन यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ N प्रोपाइल अमाइन? तो आपके नोटबुक में जरा N प्रोपाइल अमाइन का स्ट्रक्चर बनाइए। N प्रोपाइल का मतलब प्रो यानी 3 कार्बन, N मतलब स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो N प्रोपाइल अमाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है, CH3 CH2 CH2 NH2, करेक्ट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N प्रोपाइल अमाइन। एंड इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ होता है CH3 CH2 Cl। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Your reactant molecule has 2 carbon atoms while your product molecule has to be having 3 carbon atoms, correct? Now what do? You can simply observe there is increment in 1 carbon atom, correct? Now you want to convert alkyl halide into amine, so you have known 2 methods, that is one is Hofmann's homogenesis and another one is Gabriel's thalidomide synthesis, but both those methods will never increase 1 carbon atom, correct? Now just try to think and try to recollect to increase 1 carbon atom what method did we use? ठीक है, तो हमको पता है कि सिर्फ अल्काइल साइनाइड जब हम प्रिपेयर करते हैं तब 1 कार्बन एटम का इंक्रीमेंट होता है। तो जैसे ही आपको पता चलता है, ठीक है, कि 1 कार्बन एटम का इंक्रीमेंट होने वाला है, डू नॉट थिंक एनीथिंग एल्स, जस्ट कन्वर्ट द गिवन कंपाउंड इनटू साइनाइड फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए ये अपना फर्स्ट थॉट प्रोसेस होगा कि 1 कार्बन बढ़ रहा है मतलब सबसे पहले इसको साइनाइड में कन्वर्ट करने का मतलब करने का। ठीक है, तो देखो कैसे होता है, CH3 CH2 Cl, नाम क्या है इसका? इथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या है? क्लोरो इथेन। ठीक है, चलो इसको साइनाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग अल्कोहलिक KCN और इवन आई कुड हैव यूज्ड अल्कोहलिक NaCN। ठीक है, चलिए हीट कर देंगे तो यहां से KCl जो है वो निकल जाएगा और कंपाउंड बनेगा CH3
CH2 C ट्रिपल बॉन्डेड टू N। इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइल साइनाइड। ठीक है, IUPAC नेम क्या है? प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने साइनाइड इसमें ऐड किया तो ये जो रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे अब प्रोडक्ट में 3 कार्बन एटम बन चुके हैं। करेक्ट, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया एक कार्बन का। नाउ थिंक हाउ आई विल कन्वर्ट दिस अल्काइल साइनाइड इनटू हाउ आई विल कन्वर्ट दिस इथाइल साइनाइड इनटू प्रोपेनामाइन। एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, ये भी कार्बन ये भी कार्बन। अब नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन भी है। The only thing you want is converting this cyanide functional group into amine functional group। तो तू ध्यान से देख एकदम, CH3 as it is, CH2 as it is। अब तेरे को यहाँ C है, उसकी जगह क्या चाहिए? CH2 चाहिए। यहाँ पर जो N है उसकी जगह क्या चाहिए? NH2 चाहिए। मतलब तू इसमें और इसमें कंपेयर करके बता तुझे एक्चुअली कितना हाइड्रोजन की जरूरत है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर चाहिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर चाहिए, मतलब यू रिक्वायर 4 हाइड्रोजन एटम्स। So you will add 4 nascent hydrogen atoms. Do you know who will get you these 4 nascent hydrogen atoms? Correct. The reagent is ethyl alcohol, that is C2H5OH plus sodium. है ना? Could you all remember this reaction? This is nothing but Mendius reaction that we have studied last lecture. ठीक है? This is nothing but Mendius reaction. कि cyanide से amine कैसे बनाया जाता है? By using 4 nascent hydrogen atom. This 4 nascent hydrogen atom comes from ethyl alcohol plus sodium. ठीक है, when you heat ethyl alcohol plus sodium you will get 4 nascent hydrogen atoms। करेक्ट, उसमें से 2 जो है वो इस कार्बन पर जाएंगे, 2 जो है वो इस कार्बन पर जाएंगे, and the reaction is completed। This is how you obtain, common name में इसे कहेंगे N प्रोपाइल amine which is already given। IUPAC नेम में इसे क्या कहेंगे? प्रोपेन, N हटेगा, E हटेगा, 1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? amine। तो this is how we get एक कार्बन एटम बढ़ा के amine। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली इसमें हॉफमैन या गैब्रिएल किया होता तो एक कार्बन एटम बढ़ता नहीं था। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको लाइफ में एक कार्बन एटम बढ़ाने बोला है सबसे पहले गिवन कंपाउंड को साइनाइड में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद ही सोचिए क्या करना होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। लेट अस सी सम अदर क्वेश्चंस नाउ। देखिए सम प्रैक्टिस एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में घर पे ट्राई करने के लिए, जो बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे तो आपको सच में बढ़िया अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर याद रखने में हेल्प होगी। देखिए, कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू एसिटिक एसिड। देख सकते हैं आप, मीथ से एसिटिक एसिड यानी एक कार्बन वाला कंपाउंड से 2 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पर साइनाइड का हिंट आपको जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC के बारे में मैंने बताया था। दिस इज द गैस व्हिच वाज रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, action of HOCl2 and pyridine on allyl alcohol। I hope you can remember what is allyl unit and allyl alcohol। ठीक है, convert benzyl bromide into 2-phenyl ethane nitrile। इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, आपको सारी चीज समझ में आएगी। इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, आपको सारी चीज समझ में आएगी कैसे रिएक्शन में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए ये 5th रिएक्शन जो है वो मैंने जानबूझ के जंबल दिया है। देखिए ये जो है वो ब्यूट-1 दिया हुआ है, उसमें HBr पेरोक्साइड ऐड किया तो A बनेगा। A में KNO2 DMSO डालेंगे तो B बनना चाहिए, AgCN डालेंगे तो C बनना चाहिए, NH3 एक्सेस में डालेंगे तो D बनना चाहिए। ठीक है, एक्वस KOH डालेंगे तो E बनेगा, E में NaH3PO3 डालेंगे तो F बनेगा। अब यहाँ से 2 रिएक्शन है, एक इस डायरेक्शन में एक नीचे की डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में देखिए मैंने मिथाइल सोडियम मिथॉक्साइड दिया हुआ है, नॉट मिथाइल सॉरी, क्या दिया था मैंने? सोडियम मिथॉक्साइड। तो दिस इज नथिंग बट विलियमसन सिंथेसिस। यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द कंपाउंड दैट इज सोडियम मिथॉक्साइड। तो यहाँ पर H यानी ईथर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है वो तो आपको पता चलेगा जब आप सॉल्व करेंगे। फिर ये F वाले में अगर मैं AgF डालता हूँ तो G बनता है। ठीक है, AgF यानी मेटल फ्लोराइड्स यानी दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, अब G के अंदर अल्कोहलिक KCN, उसके अंदर I बनेगा। I के अंदर हम लोग SnCl2 और HCl। कैन यू रिमेंबर दिस रिएजेंट? करेक्ट, दिस इज SnCl2 plus HCl given by Stephen's reaction, और from here you will get 2 nascent hydrogen atoms, then you will get a complex which on hydrolysis will produce J। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट समझ में आएगा। और बताता हूँ J का साथ में जो साइड प्रोडक्ट बनने वाला है वो होगा NH4Cl। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसको अच्छे से आप सॉल्व करेंगे और मुझसे चेक करवा देंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी कहाँ गलती हो रही है और आप कहाँ पर गलत कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिएक्शन अगर आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे पूरे चैप्टर को तो ये सारे रिएक्शन बड़े आसान लगेंगे, कोई डिफिकल्ट बात तो नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म करते ही अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इस चैप्टर के अंदर अल्काइल हैलाइड्स के अंदर अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये देखिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें रिपीट होने वाली है। ठीक है, तो देखिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन जो है किसका कर रहे हैं? ऑफ ऑब्वियसली अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन को ऐसा भी कहा जाता है कि दिस इज नथिंग बट डी
हाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, ये आपने 11th में भी पढ़ा था कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं तो अल्कीन बनता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इस रिएक्शन को कैसे करना है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन के अंदर सबसे पहले आपको समझना होता है कि अल्फा का मतलब क्या होता है और बीटा का मतलब क्या होता है। तो देखिए अल्फा का मतलब होता है अल्फा कार्बन एटम। ठीक है, अल्फा कार्बन एटम यानी क्या, कार्बन एटम दैट हैज फंक्शनल ग्रुप, है ना, कार्बन एटम दैट हैज फंक्शनल ग्रुप, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एटम। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अल्फा कार्बन एटम क्या होता है, कार्बन एटम टू विच functional group is connected, functional group is connected directly, जैसा आपके टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज दिया है उस तरह से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, कि किसी फंक्शनल ग्रुप ने अगर किसी कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाया है तो वो जो कार्बन है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन एटम। अब बीटा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब होता है बीटा कार्बन एटम, और बीटा कार्बन एटम क्या होता है, कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड टू अल्फा कार्बन एटम। ठीक है, जो अल्फा कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसे हम क्या कहते हैं, बीटा कार्बन एटम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि देखिए ये कोई फंक्शनल ग्रुप है जो इस कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस अल्फा कार्बन से कोई और कार्बन कनेक्टेड है तो इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। ठीक है, अब बीटा से कोई और कनेक्टेड है उसको हम गामा कार्बन कहते हैं, बट वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक इतना समझ में आ रहा होगा आपको कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन ऐसे क्यों नाम रखा गया है कि अल्फा का मतलब अल्फा कार्बन होता है, बीटा का मतलब बीटा कार्बन होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल। क्या होता है, रिमूवल, यानी यहाँ अल्फा से भी कुछ जाने वाला है, बीटा से भी कुछ जाने वाला है। ठीक है, तो अल्फा कार्बन एटम से कुछ जाने वाला है, बीटा कार्बन से भी कुछ जाने वाला है। तो चलिए इसका मैं आपको जनरल रिएक्शन सिखाता हूँ कि जनरल रिएक्शन क्या है। कि देखिए अल्काइल लाइट का स्ट्रक्चर जो है वो जनरली आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में होता है और एक कार्बन पर कहीं पर हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा। ठीक है, और उसके आजू बाजू किसी कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा। दिस इज नथिंग बट अल्काइल हैलाइड। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जस्ट टेल मी हु इज अल्फा कार्बन एटम, दिस कार्बन व्हिच इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एटम। Correct. Now in this case, who is beta carbon atom? The carbon which is directly connected to alpha carbon atom is called as beta carbon atom. Correct. So what are we studying? Alpha beta elimination. That is, alpha is going to lose something and beta is also going to lose something. Now the thing is, who is going to lose what? Okay. Now I remember it this way: the one who possesses something will lose something. Correct. तो यहाँ पर अल्फा कार्बन के पास में क्या है, हैलोजन। अल्फा कार्बन possesses halogen. करेक्ट है, तो इट विल लूज हैलोजन। बीटा कार्बन possesses हाइड्रोजन, तो इट विल लूज हाइड्रोजन। अल्फा लूजेस द हैलोजन, बीटा लूजेस द हाइड्रोजन। सी देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज डिहाइड्रोजनेशन। सी देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज डिहाइड्रोजनेशन। सो इफ आई कंबाइन इट टुगेदर एंड आई रिमूव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन टुगेदर साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स आई कैन से दिस इज dehydrohalogenation. That is why this alpha beta elimination reaction, whenever applied on alkyl halide compounds, it is also called as dehydrohalogenation, because there is loss of halogen from alpha carbon atom and loss of hydrogen from beta carbon atom. Correct. Now what do we obtain after this reaction? ठीक है, we obtain this carbon bonded to this carbon. We have this bond as it is, this bond as it is, this bond as it is, this bond as it is. Correct. We lost X and we lost H. Therefore two of the groups are not there. Correct. तो H और X यहां से निकल गया। क्लियर। तो यहां पर देखिए बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए आपको डबल बॉन्ड डालना पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो इसकी वजह से यहां पर कन्वर्ट होता है अल्कीन, अल्काइल हैलाइड से कन्वर्ट होकर बनता है एल्कीन। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउ आई टेल यू हाउ दिस रिएक्शन एग्जैक्टली हैपेंस। ठीक है, नाउ डू रिमेंबर दिस रिएक्शन हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ बेस। करेक्ट, this reaction happens in presence of base. Now how? तो उसके लिए पहले बेस के बारे में सीखते हैं कि बेस क्या होता है। ठीक है, तो बेस क्या होता है, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं कोई भी बेस, यानी तो बेस का सिंपल मतलब होता है स्पीसीज दैट एब्स्ट्रैक्ट H plus ions। बेस का मतलब क्या होता है बेटा, स्पीसीज दैट एब्स्ट्रैक्ट H plus ions। ऐसी कोई भी स्पीसीज जो H plus ions को खींच लेती है उसे हम बेस कहते हैं। तो अगला सवाल ये आएगा कि सर कोई भी स्पीसीज H plus ions को कैसे खींचेगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देख, अगर मैं आपसे कहता हूं कि B इज अ बेस, करेक्ट है,
तो इट इज गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट H प्लस आयंस फ्रॉम समवेयर. हाउ इट विल एब्स्ट्रैक्ट? दिस बेस विल कंटेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स हेड. Always base will contain a pair of electron on its head. If you remember the Lewis definition of bases, Lewis used to say that all the bases, Lewis bases, are electron pair donor. Correct? All the species who are electron pair donor are called as Lewis base. And this Lewis base is going to donate its pair of electron towards hydrogen ion, which is not having its octet complete. In fact, it is not even having one electron. Correct? So after this, what will happen? This base will form a coordinated bond with hydrogen. Correct? In which this bond, both the electrons are given by base. Correct? So if this is electron pair donor, then this is electron pair acceptor. Then this is, if it is called Lewis base, then this will be called as Lewis acid. करेक्ट है कि नहीं? और यही फंडा तो हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीखा था कि लिगेंड्स और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है. लिगेंड्स बेस की तरह काम करता है और जो मेटल होता है वो एसिड की तरह काम करता है. तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कोई भी बेस है वो H प्लस आयंस को खींच लेगा. H प्लस आयंस को खींचेगा मतलब क्या? ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो H प्लस खुद उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास में आएगा. इसी को कहते हैं बेस एब्स्ट्रैक्टिंग अ प्रोटॉन. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज बेस एब्स्ट्रैक्टिंग अ प्रोटॉन. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो लैंग्वेज मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी बेस जो होता है किसी कंपाउंड में से H प्लस आयंस को खींचता है. बेस एब्स्ट्रैक्ट्स अ प्रोटॉन. ठीक है, ऑलराइट, लेट मी वाइट दिस ऑफ. फिर मैं आपको आगे सिखाता हूँ कि कैसे ये रिएक्शन एक्चुअली होता है. Now this alpha beta elimination reaction occurs in the presence of base. Now how this base will actually work? देखिए, अगर यहाँ पर base present है तो let me consider this is a base. It has this pair of electron. Now what will happen is, सबसे पहले यहाँ पर बीटा कार्बन एटम का जो हाइड्रोजन है उसके पास में देखिए, आप देख सकते हैं कि उसका जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से कुछ होगा. देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा. करेक्ट है? Now what will happen? Please pay attention. This lone pair becomes a bond pair to hydrogen. This base abstracts a proton. This base abstracts hydrogen ion. तो क्या होगा? देखिए, ठीक है, देख, ये बेस है, इसने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन खींच लिया. हाइड्रोजन खींचा या हाइड्रोजन आयन खींचा? हाइड्रोजन आयन खींचा. मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चले गए होंगे? कार्बन के पास चले गए होंगे. तो देखिए क्या होगा, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में शेयर होगा. ठीक है, ये जो बॉन्ड पेयर है यहाँ पर आके बॉन्ड पेयर बनना चाहेगा. देखिए, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं? करेक्ट है. ये देख, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस तरह देख, ऐसा था ना? करेक्ट, ऐसा था वो दोनों इलेक्ट्रॉन, ऐसा, तो वो ऐसा हो जाएगा. करेक्ट, देखना, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस तरह से वो ऐसा हो जाएगा बाजू वाले कार्बन के पास में आके इस तरह से. पर इसके पास तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4. अगर ये बॉन्ड भी इधर आ जाएगा तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5. इज इट पॉसिबल? नो. तो दैट इज व्हाई ये हैलोजन जो है, यू नो दैट हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, तो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स कार्बन. राइट है कि नहीं? तो क्या होगा, यहाँ से ये दोनों जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस हैलोजन पर आ जाएंगे. करेक्ट है? तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. बेस एब्स्ट्रैक्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम हियर. करेक्ट. 2 electrons of this carbon hydrogen bond will shift here with this adjacent carbon atom, and this carbon atom will give away its electron to halogen atom, since halogen is going to pull its electron by inductive effect. Right? So I hope you can understand यहाँ पर क्या होने वाला है. देख, है ना, ये बेस ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए, हाइड्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के बीच में ऐसा शेयर कर दिया और यहाँ से हैलोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया. करेक्ट है कि नहीं? तो देख करके यहाँ पर इस तरह से कुछ स्पीसीज मिलेगा X माइनस. ठीक है, ऑलराइट. I hope you can understand this compound. Now देख, अभी ये B bonded to H था और यहाँ से क्या निकला? X माइनस. अब क्या होगा, ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा और ये बेस अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा. ठीक है, तो देखना HX बनेगा कि नहीं, है ना, जो कि तेरे को यहाँ पर मिल रहा है. करेक्ट है. और बेस अपनी जगह पे वापस आ गया, यानी B प्लस ओरिजिनल स्टेट में B दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो B डॉट यानी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा कि नहीं? अगर B डॉट ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, बेस जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है. ठीक है, जो इनिशियली हेल्प कर रहा है और फिर ओरिजिनल स्टेट में वापस बाहर आ रहा है. इसी का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट. बेटा कैटलिस्ट होता है वो यही करता है कि वो रिएक्शन के अंदर हेल्प करता है. ठीक है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन वो जैसे ऐड किया था फर्स्ट स्टेप में वैसा का वैसा बाहर निकल जाता है लास्ट स्टेप में. इसलिए लोगों को लगता है कि कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन reactions, but it is not actually like that. Catalyst takes part in a chemical reaction, but जैसे वो ऐड किया था फर्स्ट स्टेप में वैसे का वैसा ही वो लास्ट स्टेप में बाहर आता है. इसलिए देखने वाले को दिखता नहीं है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉइंट है आपको समझ में आ रहा है कि हाउ a base will abstract a proton from beta hydrogen atom.
है ना। तो this electrons from hydrogen will be transferred over this carbon carbon double bond and this halogen will leave. तो इसे हम कहते हैं लिविंग ग्रुप, इसे हम क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। हेलोजन will leave, that is why we call it living group. What is a living group? Living group is nothing but a group which leaves a carbon atom by pulling away its electron. Do remember what is a living group? Living group is a group that pulls away its electron from carbon atom and leaves that site. ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन खींच के कौन जाने वाला है, हेलोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन खींच के जाने वाला है, इसलिए हेलोजन जो है वो लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ मैं। 11 में भी मैंने आपको यही रिएक्शन जो है वो सिखाया था बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मैंने इतना डिटेल में नहीं सिखाया था कि बेस की वजह से ये कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस रिएक्शन में जो बेस आप यूज करने वाले हैं वो क्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं KOH। ठीक है, आप यहाँ पर NaOH भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर सर KOH और NaOH तो पाउडर है, तो क्या मैं इसे पानी में डाल दूं? देखिए बच्चा, अगर आप KOH NaOH को पानी में डाल देंगे तो ये बन जाएगा एक्वियस KOH या फिर एक्वियस NaOH। और हमने अभी अभी देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा अगर हमने अल्काइल हैलाइड के अंदर एक्वियस KOH या एक्वियस NaOH डाला तो, क्योंकि वो अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस होता है। तो अगर मैं एक्वियस मीडियम रखूंगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज एलिमिनेशन रिएक्शन, देयरफॉर आई नीड टू चेंज दैट सॉल्वेंट। Now I will not use aqueous medium, I will use alcoholic medium. Do remember, I'll put alcoholic KOH and I'll put alcoholic NaOH. दो में से कोई भी एक। Alcoholic medium is really important. How do I remember this reaction? I remember it like that. Alcohol causes elimination. ठीक है, I hope you can understand this part. Alcohol causes elimination. This is how I remember that alcoholic base will always do elimination reaction, whereas aqueous base will always do substitution reaction. This is the point where most of the students get confused. ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अल्कोहल मीडियम होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन करने का, एक्वियस मीडियम होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने का, व्हेनेवर यू आर यूजिंग बेसेस दैट इज KOH और NaOH। करेक्ट। और तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिएक्शन है बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन बहुत सिंपल है। अल्फा लूजेस हाइड्रोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन, वो HX बन के चले जाएगा। और यहाँ पर कार्बन और कार्बन, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड यानी अल्कीन बनेगा। अब एक और बात, आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, बेसिस, और आपके साइड प्रोडक्ट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड। तो देखो अगर तूने KOH यूज किया है तो वो HX के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा कि नहीं, तो ये H और OH वाटर निकल जाएगा, तो KX ऐसा सॉल्ट बन रहा होगा। ठीक है, अगर सपोज तूने NaOH यूज किया होता, ऑब्वियसली अल्कोहलिक मीडियम ही है, ठीक है, और HX तेरा साइड प्रोडक्ट बन रहा होता, तो देख H और OH यहाँ से न्यूट्रलाइजेशन होकर के वाटर निकल जाता और तेरा साइड प्रोडक्ट क्या बनता, NaX। ठीक है, तो बहुत लोग ना बेटा यहाँ पर रिएक्शन के बाद में HX नहीं लिखते। इनफैक्ट आपके टेक्स्ट बुक में भी HX नहीं दिया गया है। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा बोला है कि HX जो है वो या तो KOH के साथ रिएक्ट करके क्या KX बना देगा और वाटर बना देगा, या तो वो NaOH डाला होगा तो NaOH के साथ रिएक्ट करके NaX बना देगा और वाटर बना देगा। तो आप भी रिएक्शन में इसी तरह से रिएक्शन करके आना कि आपको पता होना चाहिए HX निकलता है, बट आप एक बेस यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइजेशन होकर आपको सॉल्ट मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, आप KOH यूज करेंगे तो KX और वाटर मिलेगा, और अगर NaOH यूज करेंगे तो NaX और वाटर मिलेगा। तो दिस रिएक्शन इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। ठीक है, अब चलिए इस पे थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ सी दिस एग्जांपल नंबर 1 दैट कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू ईथीन, इथाइल क्लोराइड इनटू ईथीन। तो आई कैन सी कि अल्काइल हैलाइड के अंदर से हम लोग अल्कीन बना रहे हैं, मतलब दिस इज सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड विच एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा। तो व्हाट इज इथाइल क्लोराइड, CH3 CH2 Cl। तो इसका मैं अब्रिविएशन लिख देता हूं, दैट इज क्लोरोईथेन। ठीक है, अब इसको ईथीन में कन्वर्ट करना है, यानी क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। करेक्ट है, दिस इज ईथीन, और कॉमन नेम में इसको कहते हैं इथिलीन, बट को मैं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे कन्वर्ट होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जाना चाहिए, यहाँ से एक हेलोजन जाना चाहिए, यानी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है। तो हु इज अल्फा कार्बन, द कार्बन व्हिच कंटेन्स functional group. So this is alpha carbon atom. What is beta carbon atom? The carbon atom which is next to alpha carbon atom, that is beta carbon atom. तो alpha will lose functional group and beta will lose one hydrogen. Therefore इधर क्या होने वाला है, एक हाइड्रोजन निकलने वाला है, एक हेलोजन निकलने वाला है, यानी HCl निकल जाएगा। Now do you know how this alpha beta elimination reaction occurs? This alpha beta elimination reaction occurs in the presence of base. In this chapter we are going to use alcoholic KOH, or even we can use alcoholic NaOH. Since you are using base, your acid which is your side product is going to react with it to give you a neutralized product. Correct? So HCl if it reacts with KOH you will get KCl plus water, or if you are using NaCl and I mean NaOH you will get NaCl plus water. That is the only difference here, right? So this is how the reaction takes place.
correct? Then alpha beta loses its constituent groups, and then you will get ethene, correct? Next question. Action of alcoholic NaOH on sec propyl bromide. Now what is sec propyl bromide? Pro यानी 3 कार्बन एटम, sec यानी सेकेंडरी कार्बन एटम पर ब्रोमीन. So this is nothing but sec propyl bromide, correct है? So let me write इसका common name, that is sec propyl bromide, which is already given. I am writing IUPAC name also, that is 2-bromo propane, correct? हाँ, इसमें क्या बोला है? Action of NaOH. ठीक है? Now you know NaOH is a strong base, correct? An alcoholic medium causes elimination. You must know that. So I'm using alcoholic NaOH, और जैसे ही मैंने ये लिखा मुझे समझ में आ गया कि हीट, ठीक है, आप हीट कर सकते हैं रिएक्शन बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व. हाँ, मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है. तो आई फाइंड अल्फा कार्बन एटम, द कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स अ फंक्शनल ग्रुप, मींस दिस इज अल्फा कार्बन एटम. And who is beta carbon atom? The carbon atom which is next to alpha. Now you have got next to alpha, that is this carbon atom also and this carbon atom also. So let me name a beta 1 and this one to be beta 2. Now what do you all think? Are these two beta carbon atoms same or different? You can see this is also CH3 group and this is also CH3 group, correct? So right now beta 1 and beta 2 are same. Okay, that is why I am not naming it beta 1 and beta 2, I am just naming it beta, correct? So during alpha beta elimination, alpha loses functional group and beta loses hydrogen. Now you can remove hydrogen from this carbon atom also. You can remove hydrogen from this beta carbon atom also, and you can remove it from this beta carbon atom also. It depends on you, whatever you want, because it is not really going to make any difference, correct? How? Suppose if I remove it from this carbon atom, hydrogen, and this one will remove hydrogen, तो इधर क्या हो जाएगा? CH2 double bond CH और इधर आ जाएगा CH3. You are going to get this propane. ठीक है, actually not one, it is simply propene because no other locant is possible, right? And you will get HBr which is going to react with NaOH to give you NaBr plus H2O. ठीक है, and if you remove hydrogen from here, you will again get this compound only. Check it out. ठीक है, you will get only this compound, alright? So it really doesn't make any difference whether you remove hydrogen from this beta or this beta, correct? But what if we have two different beta hydrogen atoms? ठीक है, then which beta will lose hydrogen atom? For that we have got one rule that is called as Sidzev rule or Sidzev rule as your textbook says. तो वो एग्जांपल भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ. मैंने 11th में ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस की है, इसके लिए मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ. इट इज जस्ट अ मेयर रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव ऑल स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड, करेक्ट? तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट Sidzev rule, Sidzev rule that I have already discussed. ठीक है, तो जरा अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं करा ही रहा हूँ, देख सकते हैं आप. ठीक है, तो ध्यान से सुनिए. अगर हमारे पास में कुछ ऐसा कंपाउंड है, देखिए सपोज इफ आई टेक सेक ब्यूटाइल आयोडाइड. ठीक है, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर सेक ब्यूटाइल आयोडाइड, समथिंग लाइक दिस, राइट? लेट मी राइट कॉमन नेम सेक ब्यूटाइल आयोडाइड. लेट मी राइट IUPAC नेम 2-iodo butane, correct? हाँ, and suppose if I put alcoholic KOH and I start heating it. So now here during alpha beta elimination, how will we understand? See, this is alpha carbon atom because it contains halogen, correct? Now this one is beta and this one is beta. Now these two beta carbon atoms are different. Here it is CH3 and here it is CH2. So let me name this one as beta 1 and let me name this as beta 2, correct? Now it will make a difference if you remove hydrogen from here or whether you remove hydrogen from here. So देखो, suppose if I remove hydrogen from beta 1, तो alpha loses functional group and the beta 1 loses hydrogen, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करो तो क्या होगा? देखो CH3 as it is, CH2 as it is, this is going to be CH, सिंगल बॉन्ड पहले से था. CH3 में से हाइड्रोजन अगर निकल गया तो CH2 हो जाएगा और डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में आएगा, करेक्ट है? तो यहाँ से क्या निकला? HI which is going to react with KOH to give you KI and water कंपाउंड, सही है? तो यहाँ पर देखिए कि ये कंपाउंड क्या बन रहा है. दिस इज गोइंग टू बी but1ene. Suppose if hydrogen is been lost from beta 2, then what type of compound we get? CH3. This will lose hydrogen, that becomes CH. This will lose halogen, that becomes CH again. Correct? Iodine will be lost, and here CH3 is as it is, and double bond will be between alpha and beta. And again here HI will be lost, which is going to react with KOH to give you Ki and water. Correct? Now this time what compound we get? We get but2ene. So now it makes a difference whether you remove hydrogen from beta 1 and beta 2. Suppose if you are taking this as 100 molecules, I mean 100% of this compound, if it is reacting with alcoholic KOH,
then you will not get these two products 50-50%. After this you will get one major product and one minor product. ठीक है, for right now I am telling you this one is going to be major product and this one is going to be minor product. ठीक है, now how will you identify whether the compound has major product or minor product? ठीक है, तो it must have more than one beta hydrogen atom, beta carbon atom. That means it must have more than one beta hydrogen atom. करेक्ट, यहाँ पर H2 है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम अलग है, और यहाँ पर H3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की कंडीशन अलग है. तो अगर एक कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, जिसकी वजह से आपको दो कंपाउंड्स मिलते हैं. कभी भी एक नहीं मिलेगा, कंपाउंड दो मिलेगा, बस उसमें से एक ज्यादा मिलेगा और एक कम मिलेगा. अब सीधी सी बात है, जो प्रोडक्ट मेजर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए तो मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो प्रोडक्ट माइनर होगा वो कम स्टेबल होगा, इसलिए माइनर प्रोडक्ट होगा. ठीक है, अब मैं आपको रूल बताता हूँ कि आपको कैसे पहचानना है कौन सा कंपाउंड मेजर है और माइनर है. तो ध्यान से सुनिए, दैट रूल इज कॉल्ड एज, देखिए इसकी 3-4 स्पेलिंग है, लेट मी राइट. सी, Side's rule. This is the real name of scientist, that is Side's. What your textbook had given last year is Side's, SYTZEFF. It is not even a word. Side's rule like that. And what your textbook have given now is Side's like this. ठीक है, रूल. तो ये देखो, तुम Side's लिखो, Side's लिखो, कोई भी लिखो, बस ये रूल याद रखने का कि क्या है. ठीक है, ध्यान से सुनना, रूल क्या है. ड्यूरिंग अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, अल्फा कार्बन लूजेस फंक्शनल ग्रुप, अल्फा कार्बन लूजेस फंक्शनल ग्रुप, एंड दैट बीटा loses hydrogen atom which has less number of hydrogen atoms to give मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, मेजर प्रोडक्ट मिलने के लिए अल्फा तो फंक्शन ग्रुप लूज करने वाला है, बट उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करिए जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम्स बहुत कम है. यहाँ देखिए, यहाँ अल्फा कार्बन तो ये है, ये बीटा 1 है और बीटा 2 है. बीटा 2 के पास कितना हाइड्रोजन एटम्स है, तो मैं बोलता हूँ उसके पास बीटा हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 हाइड्रोजन है. और बीटा 1 के पास कितना हाइड्रोजन एटम है, तो मैं बोलूंगा बीटा 1 के पास बीटा हाइड्रोजन कितना है, 3. तो इसमें से कौन से कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, तो आप कहेंगे बीटा 2 के पास हाइड्रोजन कम है, तो वहीं से हाइड्रोजन रिमूव कीजिए और हाइड्रोजन ऑब्वियसली अल्फा से रिमूव होगा. तो देखिए, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, दैट इज गोइंग टू गिव यू दिस कंपाउंड एंड दैट हैज टू बी योर मेजर प्रोडक्ट. समझ में आया. तो ये रूल क्या है, Side's रूल है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन के टाइम पे अल्फा तो फंक्शनल ग्रुप होता ही है, बट दैट बीटा यानी उस बीटा से हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दीजिए जिसके पास पहले से हाइड्रोजन एटम की कमी है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज Side's रूल. ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ से मेजर प्रोडक्ट कैसे समझ में आया. अब देखिए, Side's रूल का एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. देखिए, आपको तो पता ही है कि हम अल्कीन जो है उसका स्टेबिलिटी किस प्रकार से देखते हैं. ठीक है, यू ऑल मस्ट नो कि अल्कीन्स, ठीक है, उनका स्टेबिलिटी हमको मिलता है बाय द फंडा ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, जो मैंने आपको 11th में बहुत ही डिटेल में सिखाया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज लिखने वाला हूं. ठीक है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन. तो कैन यू टेल यू अबाउट फंडामेंट्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको क्या करना होता है, इस अल्कीन का स्टेबिलिटी ढूंढना होता है. ठीक है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन. ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, कैसे करना है, तो देखिए, इस अल्कीन के अंदर करेक्ट है, अल्फा हाइड्रोजन एटम कौन है, तो देखिए आप देख सकते हैं ये जो है वो दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड है कि नहीं. तो इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कौन डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन एटम हो रहा है. करेक्ट है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, 2 है. तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, ब्यूट-1 के अंदर अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 2. ठीक है, ऑलराइट. देखिए, यहां पर इस ब्यूट-2 के अंदर फंक्शनल ग्रुप कहां है, ये दोनों कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप में इन्वॉल्व है.
तो अल्फा कार्बन कौन है, जो इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 3 और यहाँ पे कितने हैं 3। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दैट इज ब्यूटेन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू है 3 और 3 दैट इज 6। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमको ये बताता है कि इन दोनों अल्कीन में से कौन सा अल्कीन स्टेबल है, वो अल्कीन स्टेबल है जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स is directly proportional to alpha hydrogen present. Now but1 has 2 alpha hydrogen atoms and but2 has 6 alpha hydrogen atoms. Who will be more stable? The one which has more number of alpha hydrogen atoms. That is but2 is more stable. That is why it is a major product. समझ में आया? During alpha beta elimination you will get major product which is more stable. ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा वही मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये भी एक्चुअली सिग्जेफ रूल ही है। सिग्जेफ रूल के लिए हम क्या करते हैं, मेजर प्रोडक्ट ढूंढने के लिए हम ये रूल अप्लाई करते हैं कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन में से अल्फा फंक्शनल ग्रुप लूज करता है और वो बीटा हाइड्रोजन लूज करता है जिसके पास पहले से हाइड्रोजन एटम कम है, तो आपको वो कंपाउंड जो मिलने वाला है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ये सिंपल सी बात है। पर सिग्जेफ ने ये भी कहा कि इतना बड़ा अगर आपको रूल नहीं याद रखना है तो सिंपल सी बात याद रखिए, 2 अल्कीन्स अगर बन रहे होंगे तो उनमें से वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा जिनके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी आप ऐसा कर सकते हैं 2 अल्कीन्स अगर बन रहे हैं तो उसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट है जो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल है, वो मेजर प्रोडक्ट है। तो देखिए सिग्जेफ रूल का एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, शायद मैंने ये स्टेटमेंट आपको 11th में नहीं दिया था। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए इसका ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या है। ड्यूरिंग अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, alkene which is more stable forms a major product. ठीक है, ड्यूरिंग अल्फा बीटा एलिमिनेशन द alkene which is more stable forms a major product। मेरी हैंडराइटिंग शायद थोड़ी सी गंदी हो गई है यहाँ पर आप सुन रहे हैं तो आप प्लीज लिख लीजिए कि साइडजेल ने ये भी कहा है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन के दौरान वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, वही मेजर प्रोडक्ट बनाता है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। तो देखिए और 2-3 एग्जांपल हम देखते हैं और उसके अंदर दोनों ही स्टेटमेंट के थ्रू मेजर प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए मुझे एक अल्कीन आप बता दीजिए जो कि एक कंपाउंड मुझे ऐसा बता दीजिए जिनके अंदर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेट मी वाइप दिस बोर्ड, आई विल कम बैक विद द क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। तो देखिए टर्ट पेंटाइल क्लोराइड कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, कि 5 कार्बन एटम होते हैं और उसमें एक टर्शरी कार्बन होता है। तो देखिए इस तरह से ये बन जाएगा टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो हो जाएगा 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन। इस पर किसका एक्शन करने बोला है, अल्कोहलिक KOH का। तो हमको पता है अल्कोहलिक KOH causes alpha beta elimination. So who is alpha carbon atom? The one which has functional group means this one is the alpha carbon atom. Now who is beta carbon atom? You can see this one is beta, this one is beta, and this one is beta. Now you can understand these two beta are same. तो दो में से कोई भी एक कंसिडर करते हैं, तो लेट मी कंसिडर ओनली दिस वन। दोनों सेम है तो आप ये भी कंसिडर करो ये भी कंसिडर करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो लेट मी नेम दिस एज बीटा 1 एंड दिस इज डिफरेंट बीटा, तो इसको बोलेंगे बीटा 2। ठीक है, नाउ अल्फा लूजेस दिस फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट, and this beta can also lose hydrogen, this beta can also lose hydrogen, so you will get 2 different products. So let me write 2 different products. Suppose hydrogen is lost from beta 1, so what are you going to get? CH3 CH2, C ऊपर आ जाएगा CH3, इधर से तो क्लोरीन चलेगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2, correct. Obviously this HCl will react with KOH to form KCl and water, ठीक है, as a side product. Suppose now if the second compound is where hydrogen is lost from beta 2, तो वो क्या होने वाला है, CH3 कुछ इस तरह से मिलेगा कि नहीं, करेक्ट, लाइक दैट. तो लेट मी नेम दिस कंपाउंड, दिस इज नथिंग बट 2-methyl but1ene and this is going to be 2-methyl but2e. ठीक है, ऐसा 2 प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है. ऑब्वियसली इसके टाइम पे भी KCl और वाटर ही मिलने वाला है, दैट इज साइड पे. ठीक है, तो अब चलिए पहचानते हैं कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है. ठीक है, तो हम लोग दोनों स्टेटमेंट्स यूज करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था साइडजेब का, फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि आपको वहां से हाइड्रोजन रिमूव करना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है. तो बीटा 1 के अंदर 3 हाइड्रोजन एटम है और बीटा 2 के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है. तो अकॉर्डिंग टू साइडजेब व्हिच विल गिव यू द मेजर प्रोडक्ट, द कंपाउंड इन व्हिच हाइड्रोजन इज लॉस्ट फ्रॉम बीटा 2 बिकॉज़ दैट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑलरेडी. तो यू विल गेट दिस कंपाउंड एज अ मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ साइडजेब यू गॉट दिस एज मेजर प्रोडक्ट एंड यू गॉट दिस एज अ माइनर प्रोडक्ट.
Simple. Now what is the second statement of Sejaf rule? That out of two alkenes you will get the more stable alkene as a major product. So let us see if I get this as a major product, whether this alkene is more stable or not. And how do we check the stability of alkenes? We check the stability of alkenes by hyperconjugation technique, in which you need to understand number of alpha hydrogen atoms. Correct? तो देखिए इस alkene के अंदर how many alpha hydrogen atoms are there? तो पहले अल्फा कार्बन पहचानिए। तो देखिए ये दोनों जो कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन है, तो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो गई? 3 और 2 यानी 5 हाइड्रोजन हो गए अल्फा हाइड्रोजन, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन इज ऑन द अल्फा कार्बन एटम। सिंपल है। चलिए इसके अंदर देखिए हु इज द डबल बॉन्डेड कार्बन, हु इज हैविंग डबल बॉन्ड। तो ये देखिए ये दोनों के अंदर डबल बॉन्ड है, तो इधर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन है। तो अल्फा कार्बन कौन है? दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा। देन देयर आर हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स? तो देखिए इन दिस कंपाउंड यू हैव गॉट 3 3 3 दैट इज 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, एंड यू नो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो यही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब सेकंड स्टेटमेंट से भी आपको यही मेजर प्रोडक्ट आ रहा है। तो आप चाहे कोई भी स्टेटमेंट यूज कर लीजिए, आपको मेजर प्रोडक्ट हमेशा सेम ही मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन जो है मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स जो है मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जहां पर आपका सेजर रूल ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आंसर ढूंढेंगे। जैसे मैंने ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, तो पहले इसका यूपीएससी ने लिखते हैं क्या दिया है। तो देखिए इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन आएगी 4। ठीक है, और यहीं से नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ से हेलोजन को कम नंबर मिल रहा है और बेंजीन को भी कम नंबर मिल रहा है। तो 4 कार्बन तो मुझे लिखना चाहिए, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो लिखना चाहिए एन। फिनाइल और क्लोरो के अंदर अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है तो लिखूंगा 2 क्लोरो। ठीक है, 1 फिनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं अल्कोहलिक क्योर ऐड करता हूँ तो यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन कैसे होगा? हु इज अल्फा कार्बन एटम? द वन व्हिच हैज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा। अब दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा। नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस इज बीटा 1 एंड बीटा 2 बिकॉज ये बीटा के पास में CH3 है और ये बीटा के पास में बेंजीन रिंग है, तो दोनों ही जो अलग अलग कार्बन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अल्फा बीटा एलिमिनेशन करता हूँ तो मुझे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो देखिए अगर समझो हाइड्रोजन बीटा 1 से गया हुआ है तो मेरा कंपाउंड क्या बनेगा? मेरा कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा कि बेंजीन रिंग इस तरह से होगी। ठीक है, ऊपर क्या है? CH2, यहाँ क्या आएगा? CH, क्योंकि उसका हाइड्रोजन चलेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा CH एंड CH3, यहाँ से H और Cl निकलेगा जो KOH के साथ रिएक्ट करके KCl और वाटर बना देगा। सिंपल सी बात है। तो आई गेट दिस कंपाउंड। अब इसका नाम क्या होगा? देखिए ये 4 कार्बन है और यहाँ पर बेंजीन निकलेगा, ये हो जाएगा 1 फिनाइल ब्यूट 2 इन। सही है। चलो अगर समझो हाइड्रोजन बीटा 2 से गया होता तो कंपाउंड कैसे बनता? कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरह से बनता। करेक्ट है? हाँ, CH2 एंड CH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन। करेक्ट, और इसके टाइम में भी KCl और H2 वही साइड प्रोडक्ट निकलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब हाइड्रोजन वहां से रिमूव करना चाहिए था जहां पर हाइड्रोजन एटम पहले से कम है, पर आप देख सकते हैं दोनों में इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, तो यहाँ पर साइडर रूल का फर्स्ट स्टेटमेंट कैंसिल हो गया, वो अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से पहचानना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा था कि आपको हमेशा वो प्रोडक्ट मेजर मिलता है जो ज्यादा स्टेबल है। तो चलिए इस अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं बाय हाइपरकॉन्जुगेशन। तो हाइपरकॉन्जुगेशन विल आस्क यू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो देखिए इधर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कितना है? 5। करेक्ट, ऑलराइट। और देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन एटम कितना है? ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है। करेक्ट है, ये भी अल्फा कार्बन है, बेंजीन का कार्बन अल्फा कार्बन है, और ये भी अल्फा कार्बन है। इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो इसमें देखिए कितना आएगा? अल्फा हाइड्रोजन कितना आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। पर सर देखिए यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से ये स्टेबल आ रहा है, और इस वाले केस के अंदर आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड जो है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस भी कर सकता है। तो इसके पास जो है हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस रेजोनेंस दोनों इफेक्ट है, और इसके पास जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ही है, देयर इज नो रेजोनेंस इफेक्ट हियर। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आपको देखना होता है रेजोनेंस। तो इधर हाइपर कॉन्जुगेशन से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला अल्कीन स्टेबल है, तो यही मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे होगा। देखिए अगर इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम 5 होते और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम 5 होते और इसके अंदर
रेजोनेंस भी होता, तब हम ऐसा बोलते थे कि हाइपर कॉन्जुगेशन से टाई हो रहा है, इसलिए रेजोनेंस विल गिव यू द मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, बट आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें ज्यादा है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन से ये जीत रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन से ये हार रहा है। तो यहीं पर आपको आंसर मिल गया कि ये वाला जो अल्कीन होगा ऊपर वाला, वो एक ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंपाउंड है वो मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला जो कंपाउंड है वो माइनर प्रोडक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अगर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी टाई हो रही है, तो ही आप देखिए कि रेजोनेंस या और कोई फंडा लग रहा है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉइंट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए इसकी जैसा एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अब ये तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। देखिए इसमें अल्कोहलिक एलिमेंट चूज करेंगे, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है, तो यू विल गेट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देखिए तीनों दोनों भी प्रोडक्ट देखते हैं कि समझो बीटा 1 से अगर हाइड्रोजन गायब होता तो कंपाउंड बनता CH3CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह से कुछ, जिसका नाम क्या होता है हेक्स-2-ene। सही है। सपोज अगर बीटा 2 से हाइड्रोजन रिमूव हुआ होता तो क्या बनता CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, दैट इज गोइंग टू बी हेक्स-3-ene। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए बीटा हाइड्रोजन, वो बीटा हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन लूज करना चाहते हैं, इसका हाइड्रोजन एटम कम है, पर यहाँ पर देखिए अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है कि नहीं, तो साइक्लोज का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ कैंसिल हो गया, तो वो यूज नहीं हो रहा है। तो अब इन दोनों में से कौन सा जो है अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो आप देखेंगे वह हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है ये अल्फा है, तो इधर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए 3 और 2 दैट इज 5। सही है, और इसके अंदर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है ये अल्फा है, तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें 4। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन से कौन ज्यादा स्टेबल आ रहा है, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, तो दिस वन विल बिकम अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, एंड दिस वन विल बिकम अ माइनर प्रोडक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैं बहुत ही अच्छी तरह से अल्फा बीटा एलिमिनेशन सिखा पा रहा हूं, साइडजेल रूल अप्लाई करना भी सिखा रहा हूं, और ऐसे भी केसेस मैंने डिस्कस किया जहां पर साइडजेल रूल का फर्स्ट स्टेटमेंट काम नहीं आता है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट से जरूर उसका काम बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पॉइंट्स है सारे के सारे आप बहुत अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करेंगे, और अब होमवर्क का समय आ गया, इसके बेस में थोड़े से होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा, थोड़े से पुराने क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे रिएक्शंस विद मेटल्स। तो देखिए होमवर्क में मैंने आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड, उसमें एक्वियस COH डाल के B बनाया है, B में PI डाल के C बनाया है, और C में यूज किया है अल्कोहलिक NaOH, तो D मिलेगा। तो कंप्लीट दिस रिएक्शन। और दूसरा रिएक्शन मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है, इसका IUPAC नेम लिखिएगा। ठीक है, इसमें आपने यूज किया अल्कोहलिक KOH, तो आपको A जो है वो एक माइनर मेजर प्रोडक्ट मिलना चाहिए, नॉट माइनर, क्या मिलना चाहिए, एक मेजर प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इस मेजर प्रोडक्ट में मैंने 2 रिएक्शन दी है कि इस मेजर प्रोडक्ट में आप HBr डालेंगे तो क्या बनेगा, लेट अस से A, जो आपको फाइंड करना है IUPAC नेम के साथ में। और दूसरा जो रिएक्शन है वो मैंने क्या दिया, HBr ऐड करेंगे, बट इस बार इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यहाँ पर आपको B मिल रहा होगा, जिसका आपको फिर से IUPAC नेम लिखना होगा। ठीक है, और मुझे बताना होगा कि A, B और ये रिएजेंट, A, B और ये अपना सबस्ट्रेट, ठीक है, इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन जो है वो आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बिंदास पूछ सकते हैं।